ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 53 व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रक्रिया का इतिहास यही प्रतिपादित करता है। पारस्परिक सहकारिता और उदारता के भावनात्मक सद्गुणों ने वह स्थिति पैदा की जिसके अनुसार लोग एक दूसरे को अपना बौद्धिक और क्रियात्मक सहयोग दे सकें और इस विनिमय ने ज्ञान, अनुभव, साधन, उत्पादन, चिंतन एवं विकास के अनेक द्वार खोले। इसी सड़क पर चलता हुआ दुर्बल मानव प्राणी वर्तमान स्थिति तक पहुंच सकने में समर्थ हुआ है। यदि वह एक एकाकी, अपने आप तक सीमित, स्वार्थी, सहयोग में रुचि न लेने वाला और अनुदार रहा होता तो प्रकृति के झंझावातों में संभव है उसका अस्तित्व ही अनेक प्रागैतिहासिक प्राणियों की तरह लुप्त हो गया होता। ऐसा न होता तो भी सहयोग साधना के बिना उसका वर्तमान विकसित स्थिति तक पहुंच सकना असंभव था। बुद्धि की महत्ता बहुत मानी जाती है और श्रेय भी उसी को दिया जाता है। तथ्य यह है कि बुद्धि का विकास भी सामाजिक और परस्पर सहयोग की मूल मानवीय प्रवृत्ति द्वारा ही संभव हुआ। इस प्रवृत्ति को चाहे तो मानव धर्म का मूल आधार भी कह सकते हैं। आज मनुष्य की आत्मनिर्भरता का अधिकांश भाग समाज के स्वरूप, स्तर और संगठन पर निर्भर है। वह ढांचा जहां मजबूत, सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत है, वहां व्यक्ति को विकसित होने की सुविधा उतनी ही अधिक मिल सकती है और उतना ही आनंद, उत्साह का वातावरण बन जाता है। जहां यह व्यवस्था जितनी घटिया और विसंगतियों से भरी है, वहां उतनी ही असुविधाएं और पीड़ाएं नागरिकों को सहनी पड़ती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनःशास्त्र एक ही प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का जितना ध्यान रखता है और प्रयत्न करता है, उससे कम नहीं अधिक ही समाज की सुव्यवस्था और उज्जवल परंपरा बनाए रखने में भी सचेष्ट रहना चाहिए। इसी मनोवृत्ति को देशभक्ति, नागरिकता, कर्तव्य निष्ठा, लोक सेवा परायणता, सज्जनता आदि नामों से पुकारते हैं। किसी जमाने में व्यक्ति वन्य पशुओं की तरह एकाकी और आत्मनिर्भर रहा हो, पर आज तो उसकी स्थिरता, सुविधा, व्यस्तता, प्रगति और प्रसन्नता सब कुछ समाज व्यवस्था पर निर्भर हो गई हैं।
अन्न दूसरे उगाते हैं, तब अपने को रोटी मिलती है। चौके में काम आने वाले बर्तन आदि उपकरण दूसरों ने बनाए हैं। वस्त्र, साबुन, जूते, कंधा, तेल जो उपलब्ध हैं, अन्यत्र बने हैं। इन्हें हम तक पहुंचाने में जिन यंत्रों, वाहनों और साधनों का प्रयोग हुआ है, वे दूसरे के बनाए हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के लिए हमें पूर्णतया दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि यह सुविधाएं न मिल सकें तो तथाकथित एकाकी और अति सीमित जीवन जी सकने की इन दिनों कल्पना कर सकना भी कठिन है। डाक खाना, तार, रेल, मोटर, जहाज, रेडियो, सड़क, पुल, स्कूल, प्रेस, पुस्तकें, अस्पताल, कारखाने, बिजली आदि साधनों के बिना हम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना करने पर पता चलता है कि उनके बिना हम क्या रह जाएंगे। सरकारी स्तर पर पुलिस, कचहरी, जेल, फांसी, सेना, कानून, नियंत्रण, निरीक्षण, शिक्षा, व्यवस्था आदि के जो कार्य चलते हैं, यदि वे न रहें तो सुरक्षा और व्यवस्था का सारा ढांचा ही लड़खड़ा जाए और सर्वत्र अनिश्चितता, आशंका और अशांति की काली घटाएं ही छाई दिखें। कवि, कलाकार, गायक, साहित्यकार, चित्रकार, संत, सुधारक, लोक सेवी प्रतिभाएं यदि अपने अनुदान देना बंद कर दें तो सर्वत्र नीरसता और कर्कशता ही दिखें। गंभीरता से विचार करें तो प्रतीत होगा कि अपना और अपने परिवार का वर्तमान तथा भविष्य बहुत कुछ समाज की स्थिति पर निर्भर करता है। चोर, गुंडे, दुष्ट, दुराचारियों का बाहुल्य ही चले और हम उनके दायरे में घिरे रहें तो व्यक्तिगत रूप से सज्जन और धार्मिक होते हुए भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और आए दिन अवांछनीय एवं आक्रमणात्मक दुष्टता का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में अपनी सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और भविष्य की आशा सब कुछ धूमिल तमसावृत बन जाएगी। यह भली प्रकार समझ लिया जाना चाहिए कि समाज की स्थिति अच्छी रहना व्यक्ति की प्रगति और शांति की गारंटी है। यदि वह बिगड़ती है तो कोई भी चैन से न बैठ सकेगा। अपने देश में इन दिनों बढ़ी हुई अशिक्षा, मूढ़ता, अनैतिकता और असामाजिकता ने प्रगति का पथ कितना अवरुद्ध कर रखा है और पग पग पर कितने कंटक बिखेर रखे हैं। इसका प्रभाव हम अपने वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ता हुआ प्रत्यक्ष देखते हैं। मिलावट भरे और नकली खाद्य पदार्थ ही विवश होकर खरीदने पड़ते हैं और उनके कारण स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। नकली दवा, दारू और ओछे चिकित्सकों ने हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया।
कुसंस्कारी बच्चों के साथ मिलने जुलने पर अपने बालक वैसे ही आवारा हो गए। पक्षपाती और अनाचारी अफसरों के नीचे रहने से प्रगति के द्वार बंद हो गए। गंदे साहित्य, चित्र, फिल्म और गायनों ने घर की नई पीढ़ी को कुमार्गगामी कर दिया। चोरों ने श्रम संचित पूंजी चुराकर दिन दरिद्र बना दिया। गुंडा तत्वों ने हमारी नींद हराम कर दी। रिश्वत खोरों के कारण हमारा उचित काम हो ही न सका, जबकि दूसरों ने उसी आधार पर अपने अनुचित कार्य आनन फानन में करा लिए। यह एक झांकी है जो बताती है कि सामाजिक अस्त व्यस्तता की परिस्थिति में व्यक्ति की प्रगति, शांति और सुरक्षा असंभव है। इसलिए व्यक्तिगत सुख सुविधाएं बढ़ाने की तरह ही हमें सामाजिक सुव्यवस्था की बात परमार्थ देशभक्ति के आधार पर ही नहीं, व्यक्तिगत सुविधा की दृष्टि से भी सोचनी चाहिए। सीमा पर सेना नियुक्त करके ही हम अपने नगर में शत्रु देशों के आक्रमण से बचे हुए हैं। अन्यथा यदि अलग अलग लोग अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते तो आक्रमणकारी सामंत युग की तरह कत्ले आम करने, सारे शहर की लूट करने और समर्थ नर नारियों को गुलाम बनाकर घसीट ले जाने के कुकृत्य आज भी कर रहे होते। सेना की नियुक्ति हम सीमा पर करके हमने अपने घर नगरों की सुरक्षा का ही प्रबंध किया है। इसी तरह हम समाज निर्माण और समाज सुधार के कामों में दिलचस्पी लेते और योगदान देते हैं तो न केवल अपनी वरन अपने स्वजन संबंधियों की सुख सुविधा भी बढ़ाते हैं। स्वार्थ और परमार्थ का सुंदर समन्वय इसी में है कि व्यक्ति अपनी ही नहीं सारे समाज की प्रगति एवं व्यवस्था पर पूरा पूरा ध्यान दें। सुविकसित समाजों में व्यक्ति की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित रहती है। बुढ़ापे के लिए वृद्ध गृह, अशक्तों की पेंशन, रोगियों को चिकित्सा, बालकों को शिक्षा का अच्छे से अच्छा प्रयत्न सामाजिक स्तर पर बड़ी खूबसूरती के साथ हो सकता है। प्रगतिशील देशों में वैसा हो भी रहा है। बुढ़ापे या अशक्तता के लिए अपनी चिंता करते रहने में उतना सार नहीं है जितना इस बात में है कि समाज को सुविकसित करके इस योग्य बना दिया जाए कि हमारी और हमारे तरह के दूसरे लोगों की सुनिश्चितता का भार उठा सकने योग्य समाज की स्थिति को बना दिया जाए। बच्चों के लिए धन छोड़ जाने पर भी कोई निश्चिंतता नहीं, पर यदि समाज हर व्यक्ति को उचित काम देने में समर्थ हो जाता है तो बच्चों के लिए उत्तराधिकार में धन न छोड़ जाने पर भी यह निश्चिंतता बनी रहेगी कि उन्हें रोटी कमाने और सुख से रहने के साधन मिल जाएंगे।
व्यक्तिगत स्वार्थपरता, जिसमें मनुष्य अपने और अपने बच्चों के लाभ भर की बात सोचता है, वस्तुतः एक मानसिक ओछापन और बौद्धिक संकीर्णता भर है। हमें ध्यान रखना होगा कि मनुष्य तेजी से कठोर सामाजिकता के बंधन में आबद्ध होता चला जा रहा है। विज्ञान ने सारी दुनिया को एक कर दिया है और दूरी को समीपता में बदल दिया है। ऐसी दशा में सारा मानव समाज एक कुटुंब की तरह हो चला है। कुटुंब में एक आदमी मिठाई खाए और दूसरे भूखों मरे तो मिठाई खाने वाले को संकट में फंसना पड़ेगा। इसी प्रकार समाज का पिछड़ापन रहते व्यक्तिगत उन्नति, समृद्धि और शौक मौज के स्वप्न देखना सर्वथा अदूरदर्शिता है। हम में से प्रत्येक को समय, श्रम, मन और धन समाज को समुन्नत बनाने में व्यक्तिगत स्वार्थों की सुरक्षा की दृष्टि से भी लगाना चाहिए, क्योंकि सुव्यवस्थित समाज रचना पर ही व्यक्तिगत सुविधाओं की स्थिरता पूर्णतया निर्भर रहती है। प्रश्न 1. मानव धर्म का मूल आधार क्या है? 2. मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा सामाजिक सुव्यवस्थाओं पर ध्यान क्यों देना चाहिए? 3. आधुनिक युग में एकाकी एवं अति सीमित जीवन जीना क्यों कठिन है? 4. सिद्ध कीजिए कि सुरक्षा और व्यवस्था का सारा ढांचा समाज की ही देन है। 5. व्यक्तिगत प्रगति एवं शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए? 6. समाज के विकृत होने से मानव भी विकृत कैसे हो जाता है? 7. स्वार्थ एवं परमार्थ का समन्वय किस में है? 8. सुविकसित समाज में क्या विशेषताएं होती हैं? 9. व्यक्तिगत स्वार्थपरता, मानसिक ओछापन एवं बौद्धिक संकीर्णता क्यों है? पार्ट 53 समाप्त।